हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। बहरहाल, अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट मुझ तक पहुँचाना है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। और आपको ये भी चॉइस है कि आप मुझे मेल के थ्रू अपनी स्टोरी भेज सकते हो। आपकी स्टोरीज बताने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है समीर ने। आइए आगे की स्टोरी को बिल्कुल वैसे ही जानते हैं जैसे कि समीर ने हमें बताई है। मेरा नाम समीर है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज की तो नहीं, लगभग साल 2005 के आसपास की है। मैं आपको बता दूं कि उस समय पर मैं पढ़ने के लिए जापान गया हुआ था। वहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे वहीं पर एक इंटर्नशिप मिल गई और मैंने उस इंटर्नशिप को ले लिया। उसी के दौरान मेरे कई लोगों से मुलाकात हुई और कई अच्छे दोस्त भी बने। ऐसे दोस्त जिनके साथ मैं अक्सर आया जाया करता था और जिनके घर पे भी मैं अक्सर हो आया करता था। तो बात तब की है कि जब बीच में एक संडे पड़ रहा था। मेरा एक दोस्त था, यहाँ पे मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसके पेरेंट्स उस टाइम पर घर पर नहीं रहने वाले थे और वो पूरे एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे। तो मैंने और मेरे कुछ और दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम संडे को उसके घर पर जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन तक वहीं पर ही एंजॉय करेंगे। यही सोचकर हम उस दिन उसके घर की ओर ही जा रहे थे। हम बस उसके घर पे पहुंच ही गए थे कि उसके घर के सामने से उसी समय एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने से निकला। वो बूढ़ा आदमी जब हमारे साइड से निकला तब तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस चीज़ ने हमारा ध्यान खींच लिया वो थी एक बहुत ही बेकार बदबू। एक ऐसी बदबू जो कि किसी चीज़ के सड़ने की महसूस हो रही थी। बदबू इतनी भयानक मानो किसी को उल्टी ही हो जाए। ऐसी चीज़ की जैसे किसी जानवर में से आती है कई दिनों तक सड़ने के बाद। हम पीछे मुड़ के एक साथ उस आदमी की तरफ देखने लगे। उस समय पर मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि उस आदमी के कपड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बदबू उससे आ रही होगी, लेकिन ये बात सच थी कि वो आदमी बहुत ही भयानक तरीके से महक रहा था। वो आदमी मेरे दोस्त के ही पड़ोस वाले एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था और मेरा दोस्त उस आदमी को जानता भी था। उसने मुझे उसके बारे में बताया। वो आदमी दिखने में भले ही काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लग रहा होगा, लेकिन उसकी एज अभी उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा बन गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है जो कि सबको पता है, एक बहुत ही अजीब और हिला देने वाली घटना जो कि उस आदमी से जुड़ी हुई है। मेरे दोस्त ने कहा। हमारा भी अब इसकी ओर ध्यान आ गया था, तो हमने भी कहा कि बताओ आखिर क्या हुआ था। फिर उसने बताना शुरू करा। काफ़ी टाइम पहले की बात है। उस आदमी की पत्नी एकदम से बीमार हुई और कुछ टाइम बाद मर गई। उस समय पर उसकी बीवी के अलावा उसके घर में सिर्फ उसका एक बेटा था। सिर्फ वो अपने बेटे के लिए ही अब जिंदा था। उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता, क्योंकि भले उसकी पत्नी नहीं थी पर उसका बेटा उसके लिए सब कुछ था और वो उसे बेस्ट लाइफस्टाइल देना चाहता था। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उसकी दुनिया उस दिन उजड़ गई जब वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया था और उसके घर में उसका बेटा अकेला था। उस रात उसके घर पे एक रॉबरी और मर्डर हुआ। घर में चोरी हुई और उसके बेटे को जान से मार दिया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद वो चोर पकड़े गए और उनको सजा भी हुई, लेकिन उसके इकलौते मरे हुए बेटे को कौन वापस कर सकता था। उस आदमी के जिंदा रहने की इकलौती वजह वो भी इस दुनिया में नहीं रही थी। धीरे धीरे वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बदलता गया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो दिन रात बस घर में रहता। आसपास के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी रखते थे, लेकिन कोई उसके लिए क्या ही कर सकता था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और एक महीने बाद लोगों ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस करना शुरू करी। एक बार जब उनके अपार्टमेंट के साइड से जब दो औरतें जा रही थी तो वो आपस में ही बात करते हुए जा रही थी कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है। लेकिन तभी उनमें से एक औरत दूसरे से कहती है
कि देखो यहाँ पे कितनी अजीब सी बदबू आ रही है, मानो कुछ जल रहा हो या फिर शायद सड़ रहा हो। फिर भी उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने घर वालों के कान में ये बात डाल दी थी। धीरे धीरे समय और बीतता गया और अब जो भी उनके अपार्टमेंट के बाहर की साइड से निकलता उन्हें वो बहुत ही भयानक स्मेल लेनी पड़ती। अब वो स्मेल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उनके घर के बाहर के आगे से निकलना भी नामुमकिन हो गया था। जब बात धीरे धीरे हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी तो सोसाइटी वालों ने पुलिस को कंप्लेन करी, लेकिन पुलिस पहले से जानती थी कि ये शायद उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही अपने बेटे की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। पुलिस वालों का इस पर यह कहना था कि हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से घर से बाहर ना गया हो और इसीलिए उसने अपने घर का कूड़ा भी बाहर ना फेंका हो। जब सोसाइटी वालों ने ये बात सुनी तो उन्हें इतना तो समझ में आ गया कि पुलिस उनकी बात को सीरियस अभी नहीं ले रही है, और लेती भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी के घर में बिना मर्जी के, बिना किसी कारण के घुसना पुलिस के बस के बाहर का था। धीरे धीरे एक हफ्ता और बीता और उसके बाद सोसाइटी के ही एक अंकल ने बहुत ही अजीब सी बात बताई। उन्होंने बताया एक सुबह जब वो जल्दी जल्दी वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने उस आदमी को अपना कचरा फेंकते हुए बड़े वाले डस्टबिन में देखा था। उसी टाइम पर वो अंकल उस आदमी से कुछ बात करने के लिए उसके पास गए और वहीं पे जाने के बाद उन्होंने बस उसे हेलो ही किया था, लेकिन उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि वो आदमी अब दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। उसके बाल एकदम से ही सारे सफ़ेद हो गए थे और चेहरा काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा था, मानो पता नहीं क्या हो गया हो। अंकल तो उसे ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसने उन अंकल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप साइड से निकल गया। पहले वो एक काफ़ी ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति था, हालांकि बीवी और बच्चे के मरने के कुछ टाइम तक भी वो लोगों से बात ठीक से करता था, लेकिन आज वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। फिर अंकल की एक नज़र उस कूड़े पर पड़ी जो कि उस आदमी ने उस कचड़ेदानी में फेंका था, और तब उनके शक की सुई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक काले रंग की बड़ी सी पॉलीथीन उसने फेंकी थी और उसके चारों तरफ खून अब भी बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो अंकल के होश ही उड़ गए। उन्होंने फिर भी धीरे धीरे हिम्मत करके उस पॉलीथीन को खोल दिया और जो उसमें देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उसके अंदर कई सारे कौवे पड़े हुए थे। जी हाँ, मरे हुए कौवे। कुछ ऐसे जो कि हाल ही में मरे होंगे और कुछ ऐसे जो कि न जाने कितने दिन पहले मर चुके थे और उसी के अंदर सड़ रहे थे और उन्हीं के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये सब देखकर उन अंकल का दिमाग घूम गया। अब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए गई पुलिस के पास, और इस बार मामले के सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस वाले उनके घर पे भी आए। 2 पुलिस वाले और कुछ पड़ोसी उसी जगह पर खड़े थे जब वो उनके घर आए। उन्होंने उनके घर पे दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था और अंदर से बहुत भयानक बदबू आ रही थी। पुलिस वाले सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा खुलवाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन तभी धीरे धीरे दरवाज़ा खुद से खुलना शुरू हुआ, और जब दरवाज़ा खुला तो उस आदमी की हालत देखकर सभी लोग दंग रह गए। सभी ने देखा कि इस आदमी के पूरे कपड़ों पे सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत ही उसको दीवार के सहारे से खड़ा कर दिया और फौरन से उसके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और जब वो लोग उसके घर के अंदर गए तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि उसके घर पे चारों तरफ सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ था, और वो सारा खून कौवों का था। कई सारी कौवों की लाश किचन में, वॉश बेसिन में, इधर से उधर हर तरफ पड़ी हुई थी, और सामने एक बहुत ही भयानक चीज़, वो थी उसके बेटे की लाश। हाँ, उसने अपने बेटे की लाश को अभी तक दाह संस्कार नहीं किया था, और ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी में डाल रही थी। लोगों की अगर मैं बात मानूं तो वो तो ये कहते हैं कि भले ही उसके बेटे को मरे हुए 1.5 से 2 महीना हो चुका था, लेकिन उसके बेटे की लाश एकदम ताज़ी थी और उसके बाल भी लगातार उग रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर डिकम्पोजिशन का कोई भी निशान नहीं था, और ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात थी। पुलिस वाले फौरन ही उस आदमी को अपनी कस्टडी में लिए और स्टेशन ले गए, और वहाँ पे उससे एक कड़ी इंटरोगेशन हुई। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुलिस की ज़बरदस्ती के बाद उसने बताना शुरू करा।
अपने बेटे के मरने के बाद वो जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और उसके बाद उसे कहीं से एक बात पता चली कि अगर वो 81 दिनों तक कौवे का खून पिए तो वो अपने किसी मरे हुए को जिंदगी लौटा सकता है। ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब और अनसाइंटिफिक लगती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो इसे भी एक ट्राई देने को नहीं हिचकिचाया। वो बूढ़ा आदमी अब पुलिस के आगे गिड़ा रहा था कि वो उसे जाने दे और उसे कौवे का खून पीने दे। ये सारी बात जानकर सभी लोग एकदम हैरान और दंग हो गए थे कि आखिर वो अपने बेटे के प्यार में किस हद तक गुजर गया था। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में वो 1-2 साल तक पुलिस की कस्टडी में ही रहा, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जब वो अपने घर लौटा तो सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी जता रहे थे उसकी हालत को लेकर। जब से वो वापस लौटा था तब से वो किसी से भी बिल्कुल ही बात करना बंद कर चुका था। और सबसे ज़्यादा बात जो पूरे मोहल्ले में फैली थी वो यही वाली कि उसके बेटे की लाश बिल्कुल भी नहीं सड़ी थी और बिल्कुल ही ठीक थी। कुछ टाइम तक मैं उसी जगह पर रहा और उसके बाद जैसे ही मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई मैं वापस से इंडिया आ गया और अभी मैं यहीं पर अच्छे से सेटल्ड हूँ। कुछ टाइम पहले जब मेरे उसी जापानी दोस्त से मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि वो बूढ़ा आदमी 1-2 साल बाद उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और ये बात किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गया। इस सब के बारे में सोचता हूँ तो मन में बस यही बात आती है, इंसान प्यार में क्या कुछ नहीं कर देता, खास तौर पर अपने बच्चों के प्यार में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी जिन्होंने शेयर की है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, इसलिए हम बढ़ते हैं सीधा उनकी स्टोरी की तरफ। मैं कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों, भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मुझे कुछ न कुछ चीज़ें बताते रहते थे जिनमें उनके साथ कोई ना कोई घटना होती थी। लेकिन मैं इन सब बातों पर पूरी तरीके से कभी भी यकीन नहीं कर पाई। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन हो गया। और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि मुझे आज तक भी नहीं पता कि वो चीज़ जो मैंने देखी थी आखिर वो थी क्या, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो ना तो कोई जिंदा चीज़ थी और ना ही कोई इंसान। 2010 की गर्मियों की बात है। हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप एक दूसरी सिटी में घूमने के लिए गया था। हम पूरी छुट्टियों में उसी जगह पर रहे थे। वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसी बीच एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक जगह के बारे में बताया। वो जगह उस शहर से जहाँ हम रहने गए थे वहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी। एक सुनसान सी जगह पर एक बड़ा सा झरना। हम सब लोगों को भी इस बात में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम सभी दोस्त उस जगह पर पहुँच गए थे। वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और हम उस जगह की सुंदरता में एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी हम में से एक हमारी जो दोस्त थी उसने कहा कि वो यहीं पर अपने फ़ोन से एक व्लॉग शूट करेगी और इसीलिए वो थोड़ा इधर ही आसपास घूम रही है। हमने भी इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करा और हम सब भी अपने अपने कामों में लग गए। कोई नहा रहा था तो कोई ऐसे ही इधर उधर नज़ारे देख रहा था। मैं और मेरा दोस्त आपस में एक दूसरे के फोटोज़ खींच ही रहे थे कि तभी हमें एक बहुत ही ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ झरने के बिल्कुल एकदम दूसरी तरफ से आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीधा उस ओर भागे जहाँ से वो आवाज़ आई थी। जब हम उस जगह पर गए तो हमने देखा झरने के नीचे पानी में हमारी फ्रेंड काफ़ी अजीब तरीके से लेटी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हम फौरन पानी में कूदे और सीधा उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। वो बेचारी चीखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसने बस अपने हाथ से एक पेड़ की ओर इशारा किया जिस पे अब तक हमारा ध्यान नहीं गया था। और सही में जब उस पे हमारी नज़र गई तो हम लोगों के भी होश उड़ गए। हमने देखा जिस पेड़ की ओर उसने इशारा किया उस पर एक बड़ी सी काली सी परछाई है। भरी दोपहरी में एकदम तेज रोशनी में वो सिर्फ एक काली सी चीज दिख रही थी। शरीर दिखने में किसी छोटी बच्ची के जैसा, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, एकदम कोयले के रंग का। वो चीज लगातार हमारी ओर निहार रही थी और उसके देखने के ढंग से ही हम बहुत ज्यादा डर रहे थे। हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हम सीधा दूसरी तरफ से भागने लगे।
हम उस जगह पर 2 मिनट भी और नहीं रुके और अपनी गाड़ी में बैठे और उस जगह से वापस घर की ओर निकल लिए। उसी रात बाद में मैं अपने उसी दोस्त के पास गया और उससे मैंने पूछा कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, वो सब कैसे कैसे हुआ था तुम्हारे साथ। तो उसने बताना शुरू किया। वो रेलिंग की साइड खड़ी होकर नदी के कुछ फोटोज ले रही थी कि अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सोचा कि हम में से ही कोई होगा, इसलिए उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और अपनी फोटोज लेने में व्यस्त रही। लेकिन तभी उसे एकदम से ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो और इतने में वो अपने आप को संभाल पाती उसे नीचे फेंक दिया गया था। और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा वही काली सी चीज ठीक उसके मुंह के पास आके उसे उसकी आंखों में आंखें डाल के निहार रही थी। उसकी आंखें, उसकी पूरी शरीर, सब कुछ एकदम काला था। उसने बताया वो चीज उसके ऊपर ठीक आसमान में उड़ रही थी और उसके बाद वो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने लगी और जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू करा वो चीज सीधा उड़ी और उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई जब तक हम वहां पर आए नहीं। उसने हमें इतना ही बताया। मैं ये नहीं जानती कि वो चीज क्या थी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी वो। भले ही हमने भी उस चीज को देखा था अपनी आंखों से, पर फिर भी हम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और यही सोच रहे थे कि वो शायद हमें डराने के लिए ही ये सब बोल रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक बात जो हमें पता चली, उससे हमें इस घटना का एक लिंक मिल गया, जिसके कारण हम लोग भी सोचने लगे कि कहीं वो चीज सच थी या नहीं। बाद में एक न्यूज आर्टिकल से हमें पता चला कि उसी जगह पर एक लड़की डूब कर मर गई थी और ये बात सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद वो चीज जो हमने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। आपको क्या लगता है, क्या वो वही लड़की थी या फिर कुछ और, या फिर हमारे दिमाग की करामात? अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें बताई है अतुल श्रीवास्तव ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अतुल है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 28 साल की है। जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से लगभग 9 साल पहले की है, मेरे ख्याल से साल 2013 की। उस टाइम पर मुझे याद है मैं एक कंपनी में जॉब पर बस लगा ही था और कुछ ही दिन मुझे वहाँ पे काम करते हुए थे। मैं एक अपार्टमेंट में रहता था। गर्मियों का वक्त था। जिस जगह पर मैं काम करता था वो मेरे घर से लगभग इतनी दूरी पे थी कि अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 10 मिनट में वहां पर पहुंच जाओगे। मैं अपनी साइकिल से उस जगह पर जाता था और लगभग आधे घंटे में पहुंच जाता था। मैं हमेशा रोड से आता था जहाँ पर ज़्यादातर लोग होते थे और अच्छी खासी भीड़ भी होती थी। मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ आ जाता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मेरे अपार्टमेंट के पास में ही रहती थी। एक बार जब वो और मैं वापस आ रहे थे तो उसने मुझे सजेशन दिया कि क्यों ना हम शॉर्टकट से घर चले। मैंने पूछा कौन सा रास्ता, तो उसने कहा कि यहाँ पास ही में एक नदी है और उसके साइड से ही एक रास्ता जा रहा है, अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तो हम 10 मिनट अपने बचा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताता हूँ। वो रास्ता ज्यादातर सुनसान ही रहता था और क्योंकि हम रात के समय जाते थे तो वहाँ पर अंधेरा भी खूब रहता था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, पर काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन उसकी बात सही थी, जब हम उस रास्ते से घर जाते थे तो हम 10-15 मिनट अपने बचा लेते थे। तो एक बार की बात है, मेरे उस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वो अब मेरे साथ नहीं आता था। अब क्योंकि वो मेरे साथ नहीं आता था इसीलिए मैं हमेशा रोड से ही आता था। लेकिन बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मेरे घर पर मेरी चाची आई थी और वो कुछ टाइम तक मेरे पास ही रहने वाली थी। अब क्योंकि वो मेरे घर पर ही रह रही थी तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैं काम से जल्दी घर आ जाऊं ताकि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उस काम को कर सकूं। इसीलिए मैं समय बचाने के चक्कर में उस नदी के पास वाले रास्ते से आना शुरू कर दिया। उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आते समय दूसरा दिन ही हुआ था कि मैंने वहां पर किसी को देखा उस नदी के पास, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, लंबे से बाल जो कि पीछे उसकी कमर तक आ रहे थे और उसका चेहरा शायद नदी की तरफ था। वो नदी के पास में ही एक बेंच पर बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आया, बल्कि मैं तो और ज्यादा जल्दी में था, इसीलिए मैंने उसे देखकर सिर्फ अनदेखा कर दिया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अगले दिन जब मैं फिर से उसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने फिर से उसी समय उसको उस जगह पर देखा।
बस फर्क इतना था कि कल वो बैठी थी और आज उसी जगह पर वो खड़ी हुई थी। लेकिन आज मैंने उसे जब नोटिस करा तो मैं इस बात को ज़रूर सोचने लगा कि आखिर ये लड़की इस जगह पर अकेले कर क्या रही है। मैं उसे जानता नहीं था और जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ पर लड़कियों के खिलाफ ज़्यादा क्राइम नहीं होते थे, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद वो कंफर्टेबल है और इसीलिए वो यहाँ पर शायद घूमने आती हो। अगले दिन मैंने उसको उस जगह पर नहीं पाया, बल्कि उससे थोड़ा आगे एकदम अंधेरे में उसे खड़ा हुआ पाया। लेकिन वो आज भी नदी की तरफ ही देख रही थी, लेकिन आज वो चूंकि अंधेरे में थी और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रही थी, तो मैंने आज फैसला किया कि आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि आखिर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आती हो और इस समय पर इस जगह पर आना ठीक नहीं है। यही सोचकर मैं उसके नज़दीक जाने लगा और उससे लगभग 10 मीटर दूर खड़ा हो गया और वहाँ पर जाकर उससे पूछने लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मानो ऐसा लगा कि उसने मेरी बात को सुना ही नहीं और ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया, इसलिए मैं उसके थोड़े और करीब गया। अब तक मैं रोड के ऊपर ही था और वो जिस जगह पर थी वो थोड़ी ढलान वाली जगह थी जहाँ से नदी शुरू हो जाती थी। मुझे तो यही लग रहा था कि वो वहाँ पर किनारे पर खड़ी होगी, लेकिन अभी तक मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। जब मैं थोड़ा और आगे को आया तो मैंने इस बात को नोटिस करा कि वो दरअसल खड़ी नहीं थी, बल्कि आधी पानी के अंदर ही खड़ी थी। उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे थे जो कि अब पानी में तैर रहे थे। अब भले ही मेरे दिमाग में और ज़्यादा भयानक चीज़ कोई ना आई हो, लेकिन उसको इस हाल में देखकर मेरे शरीर के अंदर एक सिरहंसी दौड़ गई। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या सूझा, लेकिन मैंने सीधा अपनी गर्दन घुमाई और वापस उल्टे पैर आगे की ओर बढ़ने लगा। मानो मेरे शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल था ही नहीं, मेरी बॉडी खुद ही कर रही थी जो कर रही थी। मैंने अपनी साइकिल को चलाना भी जरूरी नहीं समझा और मैं उसे सीधा धक्का देकर आगे की ओर ले आने लगा। जब मैं उससे लगभग 30 से 40 मीटर दूर आ गया तब मैंने वापस उसकी ओर मुड़ के देखा और अब मैंने देखा कि अब वो शायद धीरे धीरे मेरी ओर घूम रही थी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए मैं बस उससे दूर जाना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो शायद मेरे पीछे आ रही है। लेकिन तभी उसी समय एक चीज़ हुई जिसने मुझे और ज़्यादा अंदर तक डरा दिया। मुझे एकदम से एक ट्रक की आवाज़ आई जो कि दूसरी साइड से आ रहा था। मैं पहले तो एकदम खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उस ट्रक की हेडलाइट उस जगह पर पड़ी जहाँ पर उस लड़की को मैं देख रहा था, वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। मैं एकदम हैरान हो गया और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं फ़ौरन उस जगह से निकला और अपने घर की ओर आ गया। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने बात अपने दोस्त को ही बताई और हम लोगों ने फैसला किया कि हम रात के समय कभी भी उस रास्ते से अब नहीं आएंगे। कुछ समय बाद हमें पता लगा कि उस जगह पर एक 17 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं पर मर गई थी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है रितिका ने। शूज़ रख लिए, गर्म कपड़े, टॉर्च, बैटरी सब रख लिया ना? पता नहीं क्या क्या लिखवाया था तूने। देव ने उत्साहित होकर प्रणव से पूछा। कैंपिंग का सारा सामान और टेंट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब भी रख लिया है और मैंने खाने का भी सारा सामान रख लिया है, प्रणव ने कहा। देव ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा था। उसने झट से अपना लैपटॉप खोला और हमता पास से स्पीति जाने के लिए रोड मैप का प्रिंट आउट ले लिया। इससे हमें और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। इंटरनेट भी कमाल की चीज़ बनाई गई है, अनजान रास्तों को भी जाना और पहचाना जा सकता है। देव ने प्रणव को मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इसे ना भी लो तो भी चलेगा क्योंकि सक्षम को सारा रास्ता मालूम है और आखिरकार ये ट्रैकिंग करने का आइडिया उसी का है। उसी ने हमें मनाली बुलाया है। सच में कितना समय हो गया हम तीनों दोस्तों को एक साथ इकट्ठा हुए, प्रणव ने मीठी मुस्कान के साथ बोला। इतने में देव हवा में झूम उठा और बोला, खूब जमेगा रंग जब तीनों यार साथ होंगे। दोनों कल के बारे में सोच सोच कर खुशी मना रहे थे। नाचते गाते दोनों ही सो गए। सुबह जल्दी से उठना था ताकि वो मनाली के लिए रवाना हो सके। सुबह के 5 बज गए थे। देव और प्रणव तैयार होकर सारा सामान अपनी गाड़ी में रख चुके थे। सुबह का समय बहुत ही ज़्यादा मोहित कर देने वाला था। चिड़ियों की आकाश में हलचल, गालों को छूकर जाने वाली ठंडी हवा और उगते सूरज की किरणें।
हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही थी। प्रणव ने खुश होकर कहा, रेडी टू गो। सक्षम मनाली में रहता था और देव प्रणव के घर से मनाली बस 2 घंटे की दूरी पर था। प्रणव गाड़ी चला रहा था। देव ने सक्षम को फ़ोन किया, हम निकल चुके हैं, बस 2 घंटे में तेरे घर के बाहर पहुंच जाएंगे, तू तैयार है ना। सक्षम ने ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। देव और प्रणव स्कूल की बातें करते करते सफ़र का आनंद उठाते हुए सक्षम के घर की ओर बढ़ रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन्हें पहाड़ नजर आने लगे। देव को पहाड़ों से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार था। वो उस नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था और अपने फ़ोन से फोटोज भी ले रहा था। इन नज़ारों का आनंद लेते लेते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो लोग कब सक्षम के घर आ गए। कैसा है हमारा शेर? देव और प्रणव ने खुशी से एक साथ कहा, बिल्कुल अपने यारों जैसा। सक्षम ने इतना कहकर दोनों को गले लगा लिया। तीनों ने नाश्ता किया और 10 बजे के आसपास हमता पास के लिए निकल गए। हमता पास का रास्ता पहाड़ियों से होता हुआ था, इसीलिए प्रणव गाड़ी धीरे चला रहा था। तीनों दोस्त मस्ती में गाना गा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई थी। प्रणव ने मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। लो आ गए अपनी मंजिल पर। तीनों गाड़ी से उतरकर अंगड़ाइयाँ ले रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। बहुत मस्त जगह लग रही है, लेकिन कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस समय कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। बट ऐसा क्यों? शायद मुझे तुम लोगों को ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैंने पढ़ा था कि इस समय यहाँ कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर भटकती हुई आत्माएं देखी हैं। सक्षम ने धीमी आवाज में बोला। देव और प्रणव हंसने लगे और सक्षम की इस बात में कोई दिलचस्पी ना दिखाते हुए गाड़ी से सामान उतारने लगे। उन्होंने अपने लिए 3 टेंट बनाए और सारा सामान सेट किया। सब खाना खाने के लिए बैठ गए। यूं ही खाना खाते हुए और बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और सूरज ढल गया। आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लाए और उन लोगों ने आग जला ली। ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए जैकेट निकल गई थी। अंधेरा भी हो गया था। पक्षी अपने घोंसलों में सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई आई। लगता है बारिश होने वाली है। प्रणव ने अनुमान लगाया, पर मैंने चेक किया था, बारिश के तो आसार नहीं थे। अरे पहाड़ी इलाका है, कब बारिश होगी कब नहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सक्षम ने उसे संतावना देते हुए कहा, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। वैसे भी कल हमें स्पीति के लिए निकलना है, तो क्यों ना आज रात कुछ लम्हे कैद कर लिए जाएं। सभी राजी हो गए। उन्होंने टॉर्च, मोबाइल कैमरा और कुछ और चीजें निकाली। सभी लोग थोड़ा आगे आए थे कि तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी कैसी? देव ने पूछा। लगता है किसी मंदिर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे और वहां जाकर एक के आगे एक खड़े हो गए। कब्रिस्तान और मंदिर दोनों एक साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? देव ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है हमें टेंट की ओर वापस चलना चाहिए। प्रणव ने जल्दी जल्दी कहा। सक्षम तू भी कुछ बोलना यार, देव ने कहा, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। देव और प्रणव ने उसकी ओर देखा तो पता चला कि सक्षम वहां है ही नहीं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सक्षम कहाँ गया? दोनों ने एक स्वर में बोला। तभी अचानक उन्हें कब्रिस्तान से सक्षम की चीख सुनाई दी और वो दोनों पसीना पसीना हो गए। उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान साया उनकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। वो दोनों बहुत तेज चिल्लाए और कब्रिस्तान की ओर ही भागने लगे। एकदम से उन्होंने अपने आप को उसके अंदर ही पाया। एक क्षण के लिए तो वो अब स्तब्ध रह गए थे। पूरे कब्रिस्तान में जहां देखो वहां हर तरफ सिर्फ आत्माएं दिखाई दे रही थीं। इधर उधर हर तरफ कंकाल और मुर्दे दिख रहे थे। मंदिर की घंटी की आवाज तेज से उनके कान में आ रही थी और प्रणव का शरीर कांप रहा था। माथे से पसीना निकल रहा था। अचानक से पेड़ की टहनियों ने उनके पैरों को जकड़ा और घसीटकर उन्हें एक कब्र के अंदर ले जा पटका, जहां पर सक्षम बेहोश पड़ा था। उन्होंने सक्षम को हिलाया और उसे होश में लाया। तीनों ने जैसे ही होश संभाला, उन्हें अपनी आंखों से कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते के साथ ही वो लोग हैरान रह गए। पैरेलल यूनिवर्स, तीनों ने ऊंचे स्वर में एक साथ बोला। उनके आगे वो खुद का भूतकाल
और भविष्यकाल देख रहे थे। वो अब तक केवल हमता पास में थे, परंतु उनकी आंखों के आगे वो खुद को स्पीति में देख रहे थे। एक तरफ उन्हें उनका बीता कल दिख रहा था, जहां कॉलेज के समय कैसे उन्होंने नशे की हालत में एक लड़की की इज्जत उछाली थी। देव अपना आने वाला कल देख रहा था, जहां उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। प्रणव खुद को गलत संगति में देख रहा था, जहां वो नशे की हालत में अपना सब कुछ खो चुका था। सक्षम के घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया था और वो सड़क पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। शायद ये हमारे दुष्कर्मों का फल है, जो कि हमें अपने आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ेगा। काश हमने नशे में उस दिन वो पाप ना किया होता, तो शायद हमारा कल बेहतर होता। देव ने रोते रोते सिसकियां भरते हुए कहा। वो तीनों अपने कर्मों की सजा देख चुके थे, शायद इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आता और आकर कभी वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि अपने कर्मों का फल देखकर किसी में अपना जीवन जीने की हिम्मत नहीं होती। प्रणव ने पश्चाताप करते हुए कहा। तीनों फूट फूट कर रो रहे थे और वो आत्माएं उन्हीं की ओर बढ़ रही थी और अब वो उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करना छोड़ चुके थे। देखते ही देखते उनका शरीर मिट्टी का बन रहा था और उनके जमीन पर पड़े आंसू सूख रहे थे और धीरे धीरे उन्हें मिल रही थी उनके कर्मों की सजा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 700 लाइक्स के लिए। होप आप इसे आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।